जो टॉपिक है वो है टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये जो टॉपिक है वो दो तरीके से साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन किया है। एक तरीका तो दिया था रदरफोर्ड ने और एक तरीका दिया था बोहर ने। रदरफोर्ड और बोहर ने बात एक ही कही लेकिन अपने अपने तरीके से। अब मैं कह देता हूं एक बात अपने तरीके से, वही बात कोई और टीचर आके कह देता है अपने तरीके से। दो तरीके होते हैं, तो यहां पर भी दो तरीके हैं, लेकिन इन दोनों में फिर भी डिफरेंस है। जो रदरफोर्ड है उसने सबसे पहले क्या कहा, उसने ये कहा कि अगर हम लेते हैं हाइड्रोजन एटम, ये एक हाइड्रोजन एटम है, ये न्यूक्लियस है और एक ही शेल है और उसका एक ही एकलौता इलेक्ट्रॉन है। तो रदरफोर्ड ने ये कहा था कि अगर ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है तो उसके पीछे दो रीजन है। पहला रीजन तो है इन दोनों के बीच में लगने वाली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस इलेक्ट्रॉन को देती है एक नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसके बलबूते पर ये इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूमता है। एक तो ये बात कही थी। दूसरी बात ये कही थी कि अगर ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के चारों तरफ एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में अगर घूमता है तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के साथ बाउंडेड है, इसलिए उसकी जो एनर्जी है जो उसके पास है, जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम होती है, वो टोटल एनर्जी नेगेटिव होती है। और इसने ये कहा था कि इस हाइड्रोजन एटम के इस इलेक्ट्रॉन के पास जो एनर्जी होती है वो होती है -e²/8πε0r। इतनी एनर्जी होती है हाइड्रोजन एटम के इकलौते इलेक्ट्रॉन के पास, और ये एनर्जी नेगेटिव होती है। नेगेटिव होने का मतलब एक ही है कि ये इलेक्ट्रॉन अपनी मर्जी से अपने शेल को छोड़ के नहीं जा सकता। अगर मुझे इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से हटाना है तो आयनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ेगी। आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब होता है थ्रेशोल्ड एनर्जी, वर्क फंक्शन, ताकि मैं इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से बाहर निकाल सकूं। ठीक है, तो ये तो कहा था रदरफोर्ड ने, वो भी हाइड्रोजन एटम को लेकर। अब सेम बात बोहर ने भी कही, लेकिन बोहर और रदरफोर्ड के अंदर एक अंतर है। रदरफोर्ड ने ये जो बात कही थी वो सिर्फ एक ही पर्टिकुलर एलिमेंट के एटम के लिए कही थी और वो था हाइड्रोजन एटम। लेकिन बोहर ने क्या किया, कोई भी एक एटम ले लिया, कोई भी एक एटम, और उसका एक आउटरमोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन ले लिया। बात वही कही थी लेकिन अपने तरीके से। क्या कहा था कि ये इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है तो इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगती है, वही इस इलेक्ट्रॉन को सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है जिसके साथ ये इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूमता है। एक तो बात ये कही थी, और एक ये कही थी कि ये जो इलेक्ट्रॉन अगर चारों तरफ घूम रहा है तो उसकी एक एनर्जी होती है और वो बाउंडेड एनर्जी होती है, नेगेटिव एनर्जी होती है। ठीक है, अब इस एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो है -13.6/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसके अकॉर्डिंग तो आंसर ये आएगा जो हम अभी करने वाले हैं, और जो रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग हाइड्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन की जो बाउंडेड एनर्जी थी वो उसके अकॉर्डिंग ये आ रही थी। चीज एक ही है लेकिन समझाने का तरीका दूसरा है। अब बोहर का तरीका कुछ और क्यों है, क्योंकि बोहर की थ्योरी इसकी थ्योरी से अलग है। क्या अलग है कि जो बोहर है उसने एक बात कही थी कि जो इलेक्ट्रॉन है वो ऐसे पर्टिकुलर ऑर्बिट में घूमते हैं जो नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट होते हैं। अगर वहां पर इलेक्ट्रॉन्स घूमेंगे तो एक कांस्टेंट एनर्जी के साथ घूमेंगे। ये बात नहीं है, और इसलिए इस थ्योरी के अंदर उन्होंने बोहर स्टेशनरी ऑर्बिट का रेडियस उसका यूज किया था। ठीक है, तो अब हम ये टॉपिक करेंगे और इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी निकालेंगे, और वो भी किसके कंसेप्ट की हेल्प से, बोहर के कंसेप्ट की हेल्प से, बोहर्स कंसेप्ट। ठीक है, अब हम करेंगे इसको। करने का तरीका वही है। अब हमने क्या किया, कोई भी एक एलिमेंट ले लिया, उस एलिमेंट का एक एटम उठा लिया। मान लो ये न्यूक्लियस है और ये है एटम का वैलेंस सेल, और ये है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और ये है रेडियस। पहले तो हम क्या करते थे, हाइड्रोजन एटम मानते थे, यहां पर एक ही प्रोटॉन होता था और एक ही इलेक्ट्रॉन होता था। लेकिन अब तो इसने कोई भी एक रैंडम एलिमेंट उठा रखा है, तो इसके ऊपर जो चार्ज है अब की बार वो है Zd। ठीक है, Z का मतलब एटॉमिक नंबर। हाइड्रोजन की बात करेंगे तो Z की वैल्यू 1, हीलियम की बात करेंगे तो Z की वैल्यू 2, किसी और की बात करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग Z की वैल्यू रख देंगे। और ये है इलेक्ट्रॉन, और इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज।
तो सबसे पहले इन दोनों के बीच में लगने वाली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो होती कितनी है? वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE इनटू में -E डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। यही होगा। अब हम इसका क्या ले सकते हैं? मैग्नीट्यूड। क्यों? क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को K लिख दें तो आसानी नहीं हो जाएगी? आसानी हो जाएगी। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम K लिख देते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो है कितनी? K, ये -E है तो +E हो जाएगा, E into E स्क्वायर, KZE स्क्वायर डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। यही होगा। यही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस इलेक्ट्रॉन को क्या प्रोवाइड करेगा? नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल प्रोवाइड नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है। अब Fe की वैल्यू कितनी है? KZE स्क्वायर डिवाइडेड बाई R स्क्वायर इज इक्वल टू नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला तुमने पढ़ा था, mv स्क्वायर बाई R। यहां पर R से R कैंसिल हो गया, क्या बचा? mv स्क्वायर इज इक्वल टू KZE स्क्वायर डिवाइडेड बाई R। मुझे यहां से काइनेटिक एनर्जी निकालते थे हम, क्या क्या करके? हाफ से मल्टीप्लाई करके। तो यहां पर हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, हाफ mv स्क्वायर किसके बराबर आ गया? KZE स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2R। इसके बराबर आ गई काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। पता चला? तो हाफ mv स्क्वायर की वैल्यू है KZE स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2R। अब हम निकालेंगे इस इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी। वो कैसे निकालेंगे? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसका एक जनरल फॉर्मूला मैंने पहले बताया हुआ है, वो है पोटेंशियल इनटू में चार्ज। यही बताया था फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले के अंदर हमें पता चलना चाहिए कि ये पोटेंशियल कौन सा और ये चार्ज कौन सा है। ये चार्ज तो वो है जो मूव कर रहा है, और ये पोटेंशियल है इस न्यूक्लियस की वजह से इसके सरफेस के ऊपर। मान लो मैंने एक पॉइंट ले लिया, यही वाला पॉइंट है। इस पॉइंट के ऊपर इस न्यूक्लियस की वजह से पोटेंशियल होगा कितना? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE डिवाइडेड बाई R। यही होगा ना। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को मैंने K लिखा हुआ है, KZE डिवाइडेड बाई R। इतना पोटेंशियल होगा इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर और इस न्यूक्लियस की वजह से, जो कि R डिस्टेंस के ऊपर है। ठीक है। ये तो हो गया पोटेंशियल इनटू में चार्ज। ये मूविंग चार्ज होता है जो हम मूव करवा रहे हैं, और मूव हम किसको करवा रहे हैं? इलेक्ट्रॉन को। और इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? -E। ठीक है। अब ये पोटेंशियल एनर्जी है, स्केलर क्वांटिटी है, हम उसका मैग्नीट्यूड लेकर माइनस को प्लस नहीं कर सकते। तो पोटेंशियल एनर्जी R कितनी गई? -KZE स्क्वायर डिवाइडेड बाई R। ये है इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी। ये सिर्फ एक टॉपिक नहीं है, ये पोटेंशियल एनर्जी निकालने का एक तरीका भी है। किसी भी क्वेश्चन में अगर निकालना हो तो ऐसे ही निकालना। पोटेंशियल हमेशा सेंट्रल चार्ज या सोर्स चार्ज की वजह से होता है किसी भी एक पी पॉइंट के ऊपर, और ये वो चार्ज है जो मूव कर रहा है और जो हम मूव करवा रहे हैं। चाहे इन्फिनिटी से पी पॉइंट तक मूव करवा रहे हो, चाहे कहीं से कहीं तक मूव करवा रहे हो। ये तरीका है, बुक में नहीं मिलेगा ऐसा तरीका, ये यहीं पर पता चलेगा। अब पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आ गया -KZE स्क्वायर बाई R। इसके अंदर भी कोई बात है, ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ना, वो काइनेटिक एनर्जी का दुगना है। एक मैंने तुम्हें बात भी बोली थी, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू -2 ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ये यहाँ पर भी वैलिड है और हाइड्रोजन एटम के लिए, रदरफोर्ड मॉडल के लिए भी वैलिड है। ठीक है। अब हम निकालेंगे इस इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी को मैंने बोल दिया E, और वो होगी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। E इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी कितनी है? KZE स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2R, इतनी है। और पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? प्लस इंटू माइनस, माइनस KZE स्क्वायर डिवाइडेड बाई R। अगर मैं इसका एलसीएम लूंगा, इसका एलसीएम आएगा 2R। यहां पर है KZE स्क्वायर, यहां पर है -2 KZE स्क्वायर, तो इसका ओवरऑल आंसर कितना जाएगा? -KZE स्क्वायर। इतना ही आ जाएगा। यहां तक कोई डाउट? यहां तक। और जो हमने हाइड्रोजन एटम के लिए, रदरफोर्ड मॉडल के लिए हमने सॉल्व किया था, कोई अंतर नहीं है। बोहर ने ऐसी कोई चीज नहीं बताई जो अभी तक हमने यूज की है। अब हम इसके बाद यूज करेंगे बोहर का पोस्टुलेट। ठीक है। और इसलिए हम बोलते हैं इसको बोहर का कंसेप्ट। अभी तक हमने बोहर के किसी भी थ्योरी को यूज नहीं किया, हमने अभी तक तो वही चीज चला रहे हैं जो रदरफोर्ड ने कही थी और जो बोहर ने भी कही थी।
बोहर ने जो एक्स्ट्रा बात कही थी ना, उसका तो यूज अभी तक हमने किया ही नहीं, ठीक है। अब यहां पर अगर मैं Z की वैल्यू को 1 पुट कर दूं तो हम किसकी बात करेंगे? हाइड्रोजन एटम के एक इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे। पुट करके देख लो, फॉर Z इज इक्वल टू 1, Z की वैल्यू को 1 पुट करो और K की वैल्यू को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पुट करो, तो एनर्जी कितनी आ जाएगी? ये माइनस तो रहेगा ही, Z की वैल्यू 1 और ये माइनस और ये E स्क्वायर डिवाइडेड बाय K की वैल्यू को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पुट कर दिया और नीचे 2 है, तो क्या आ जाएगा? 1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये R। क्या यही आ जाएगा? क्या ये चीज हम कर चुके हैं? हाइड्रोजन एटम के लिए रदरफोर्ड मॉडल के अंदर इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी है ये। अभी तक बोहर ने कोई नई चीज का यूज नहीं किया। अब हम एक नई चीज करने वाले हैं। नई चीज क्या करेंगे? जो ये R है, R का मतलब होता है रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। ये है बोहर के अकॉर्डिंग बोहर स्टेशनरी ऑर्बिट, और बोहर स्टेशनरी ऑर्बिट का जो रेडियस है उसका एक फॉर्मूला दिया था बोहर ने। अब हम उसका यूज करेंगे। अब हम बोहर कंसेप्ट को इसके अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, और फिर उसको सॉल्व करेंगे। E की एक नेगेटिव वैल्यू फिर भी आ जाएगी, ठीक है। और उससे पहले इसको आधा मिनट एक बार चेक करो, देखो इसको। आगे चले, क्लियर है सभी को? उसके बाद हम उठाएंगे सीधा रिजल्ट। रिजल्ट है -kz² (2r). एनर्जी का फॉर्मूला आया था -kze² / 2r। इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 1। अब हम बोहर का कंसेप्ट यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू बोहर थ्योरी। बोहर स्टेशनरी ऑर्बिट का रेडियस दिया था किसी भी रैंडम एटम के लिए, और उसका फॉर्मूला मैंने तुम्हें कल लिखवाया था n² h² / 4 π² mkze²। याद है फॉर्मूला? अगर मैं z की वैल्यू को 1 पुट कर दूं तो हाइड्रोजन एटम के लिए बोहर स्टेशनरी ऑर्बिट का रेडियस आ जाएगा, लेकिन मुझे तो किसी भी एक रैंडम एटम के लिए काम कर रहा है, तो ये जो r की वैल्यू है इसको उठा के इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो। अब थोड़ा सा ध्यान से देखना, पुट r इन इक्वेशन नंबर 1। E की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये -kze², ये तो एज इट इज रहेगा, ये 2 भी एज इट इज रहेगा। अब r की वैल्यू को पुट कर दो, n² h² / 4 π² mkze²। ऐसे हमने इसको पुट कर दिया, ठीक है। उसके बाद ये जो टर्म है नीचे वाली, ये तो सारी की सारी ऊपर चली जाएगी। अब थोड़ा सा ध्यान से देखना, ये जो 4 π² है ये ऊपर चला गया, माइनस तो रहेगा ही रहेगा। ये 4 π² ऊपर चला गया, ये m ऊपर जाएगा, m ऊपर चला गया, ये k भी ऊपर जाएगा। एक k पहले से था, एक k ऊपर चला गया, क्या बन गया? k²। ये z है ऊपर जाएगा, z पहले से था, क्या बन गया? z²। ये e² ऊपर जाएगा, e² पहले से था, क्या बन गया? e⁴ डिवाइडेड बाय ये 2 n² h² पहले से ही था, ठीक है। अब यहां पे सारी टर्म देखो, माइनस है ही है, 4 π² कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, k का मतलब 9 × 10⁹ कांस्टेंट है, z कांस्टेंट नहीं है। z की वैल्यू तो हम किसी भी एलिमेंट के लिए अलग अलग पुट कर सकते हैं। e इलेक्ट्रॉनिक चार्ज वो भी कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, n नंबर ऑफ सेल ये भी कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि हम जरूरी नहीं कि पहले सेल की बात करें, दूसरे की भी कर सकते हैं, तीसरे की भी, चौथे की भी। n कांस्टेंट नहीं है, h प्लैंक्स कांस्टेंट वो कांस्टेंट है। तो हम क्या करेंगे,
ये जो z स्क्वायर है और ये जो n स्क्वायर है इसको छोड़ दो, बाकी को सॉल्व कर दो। यहां पे क्या क्या बचा, 4 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर e की पावर 4 डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर बचा। तो यही बचा। सारी वैल्यू को तुम पुट करोगे, सारी वैल्यू को पुट करने के बाद इसका आंसर आएगा 13.6। ये सॉल्व करके देखने की जरूरत नहीं है, 13.6 आएगा। तो इस 13.6 को यहां पर रख दो, तो e की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस तो था ही, ये z स्क्वायर भी था डिवाइडेड बाई ये n स्क्वायर भी था, और ये आ जाएगा 13.6। ये जो एनर्जी आएगी वो आएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर। ये किसी भी एक रैंडम एटम के कोरिस्पोंडिंग इलेक्ट्रॉन की टोटल बाउंडेड नेगेटिव एनर्जी है। ये यहां पर भी नेगेटिव है, वहां पर भी नेगेटिव था, ये बाउंडेडनेस को दिखाता है। अब यहां पर z है, फर्क ये आ गया बोहर और रदरफोर्ड के कंसेप्ट के अंदर। रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग तो z की वैल्यू हमेशा 1 थी, लेकिन बोहर के अकॉर्डिंग z की वैल्यू कुछ भी है। अब हम हाइड्रोजन एटम की बात करेंगे। फॉर हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम के लिए z की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो पुट कर दो, एनर्जी कितनी आ जाएगी, माइनस 13.6 n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतनी आ जाएगी। और ये है टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन केस ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, पता चला। इस एनर्जी में और उस एनर्जी में एक ही फर्क है। फर्क ये है कि वो जो एनर्जी थी E इज इक्वल टू माइनस ई स्क्वायर बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r, ये रदरफोर्ड कंसेप्ट को यूज करके निकाली गई एनर्जी थी। और ये एनर्जी है माइनस 13.6 बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये बोहर के स्टेशनरी ऑर्बिट के रेडियस को यूज करके या बोहर के कंसेप्ट को यूज करके निकाली गई एनर्जी है। दोनों का सिग्निफिकेंस सेम है, दोनों का यूज सेम है। ठीक है, अब n का मतलब क्या है, n का मतलब होता है नंबर ऑफ सेल्स। पहले सेल के इलेक्ट्रॉन की बात करूंगा और उसकी नेगेटिव एनर्जी निकालनी है तो n की वैल्यू को 1 पुट कर दो। पांचवें सेल के इलेक्ट्रॉन की नेगेटिव एनर्जी निकालनी है तो n की वैल्यू को 5 पुट कर दो। ठीक है, ये तो होगी डेरिवेशन। इसके बाद जो मैं चीज बताऊंगा वो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और है आसान, लेकिन है इंपॉर्टेंट। लेकिन उससे पहले एक बार इसको चेक करो। चले आगे। उसके बाद है नेक्स्ट कंसेप्ट। चल यही रहा है टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेकिन इसका नेक्स्ट है तो हमारे पास हाइड्रोजन एटम के केस में एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो रिजल्ट आया था वो आया था माइनस 13.6 डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब यहां पर n की वैल्यू को हम कुछ भी पुट कर सकते हैं। मैंने क्या किया, एक हाइड्रोजन एटम बना लिया। ये हाइड्रोजन एटम का न्यूक्लियस है, ये है हाइड्रोजन एटम का एक सेल। हमें छोटी क्लासों में यही पढ़ाया जाता है कि हाइड्रोजन एटम ऐसे ही होता है, एक तो प्रोटॉन होता है और एक ही सेल होता है। चलो ये तो बात ठीक है कि एक प्रोटॉन होता है और एक ही सेल होता है और एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, ये भी बात ठीक है। लेकिन हम कुछ इमेजिनरी सेल्स इसके अंदर ड्रॉ करेंगे। इमेजिनरी, ये पहला इमेजिनरी सेल है, ये दूसरा इमेजिनरी सेल है, ये तीसरा इमेजिनरी सेल है और ये nth इमेजिनरी सेल है। यानी बहुत सारे कुछ इमेजिनरी सेल्स हमने यहाँ पर एग्जिस्ट करवा दिए जहाँ पर इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, एक्चुअली में बात क्या होती है, एक्चुअली में बात ये होती है कि हाइड्रोजन एटम का न्यूक्लियस है और ये हाइड्रोजन एटम का एक ही सेल है और ये इलेक्ट्रॉन है। होता तो ये, लेकिन कुछ एक इमेजिनरी सेल्स मैंने यहाँ पर लेट कर लिए जहां पर इलेक्ट्रॉन हो सकता है, प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, अब हम इस चीज को यूज करके आगे की चीज करने वाले हैं। तो रिजल्ट हमारे पास आया है इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट कर सकते हो, जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर सकते हो। एक मैंने फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था,
1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इससे क्या करते हो तुम, जूल में कन्वर्ट कर सकते हो और जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर सकते हो। अब यहां पर हम क्या करते हैं, n की वैल्यू को 1 पुट करेंगे। अगर मैं n की वैल्यू को 1 पुट करूंगा तो इसका मतलब एनर्जी कितनी आ जाएगी, -13.6 डिवाइडेड बाई 1 का स्क्वायर, यानी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी एनर्जी आ गई, इसको हमने बोल दिया E1। E1 का मतलब है पहले शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसकी बाउंडेड एनर्जी है ये E1, और वो कितनी है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अब हम बात करते हैं आयनाइजेशन एनर्जी की। अगर मुझे इस इलेक्ट्रॉन को यहां से एक्साइट करवाना है तो मिनिमम से मिनिमम मुझे कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, बताओ, +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिसको तुम केमिस्ट्री में आयनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हो, फिजिक्स में एनर्जी बोल सकते हो। तो यहाँ पे ये जो पहला सेल है जिसका एक इलेक्ट्रॉन है, इसको घूमने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो है बाउंडेड एनर्जी, जो कि -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है। और अगर इसको निकालना हो मुझे तो कम से कम, आई रिपीट, कम से कम मुझे +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देनी ही पड़ेगी। अगर इससे कम दूंगा तो ये इलेक्ट्रॉन कभी भी एक्साइट नहीं कर सकता, जिसको हम आयनाइजेशन एनर्जी भी बोल सकते हैं, जिसको हम वर्क फंक्शन भी एक तरीके से बोल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो E1 निकाला है वो पहले सेल के इलेक्ट्रॉन की नेगेटिव एनर्जी आई है। उसी तरीके से n की वैल्यू को मैं 2 पुट करूंगा तो यहां पर आ जाएगी दूसरे सेल के इलेक्ट्रॉन की नेगेटिव एनर्जी। n की वैल्यू को 3 पुट करूंगा तो आ जाएगी तीसरे सेल की इलेक्ट्रॉन की नेगेटिव एनर्जी। n की वैल्यू को मैं 4 पुट करूंगा, यह आ जाएगी चौथे सेल की इलेक्ट्रॉन की नेगेटिव एनर्जी। n की वैल्यू को मैं 5 पुट करूंगा तो यह आ जाएगा पांचवें सेल की इलेक्ट्रॉन की नेगेटिव एनर्जी। n की वैल्यू को मैं 6 पुट करूंगा तो ये आ जाएगा छठे इलेक्ट्रॉन यानी छठे सेल के इलेक्ट्रॉन की नेगेटिव एनर्जी, ठीक है। तुम्हें कम से कम ये सारी चीजें एक फॉर्मूले की तरह याद रखनी है जो न्यूमेरिकल में यूज होगी। डायरेक्टली तुम्हें पता होना चाहिए कि पहले सेल की इलेक्ट्रॉन की नेगेटिव एनर्जी कितनी है, -13.6। पांचवें सेल की इलेक्ट्रॉन की नेगेटिव एनर्जी कितनी है, दिमाग में होना चाहिए। तुम कैलकुलेट नहीं करोगे n की वैल्यू को यहाँ पर 5 पुट करके, दिमाग में होना चाहिए। तो ये जो चीजें हैं वो मैं तुम्हें लिखवा रहा हूँ, ठीक है, कि पहले सेल के इलेक्ट्रॉन की टोटल नेगेटिव एनर्जी कितनी है, दूसरे सेल के इलेक्ट्रॉन की टोटल नेगेटिव एनर्जी कितनी है, ठीक है। और ये चीज याद होनी चाहिए, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट नहीं है। पेपर के अंदर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो तुम यहाँ पर n की वैल्यू को पुट करके नेगेटिव एनर्जी नहीं निकालोगे, वो चीज तुम्हारे दिमाग में होनी चाहिए, ठीक है। कॉपी निकाल लो। देखो नंबर 1 पॉइंट नंबर 1, if n is equal to 1, if n is equal to 1 then E1 is equal to -13.6 electron volt. If n is equal to 1 then E1 is equal to -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देख लिया। If n is equal to 2, if n is equal to 2, then E2 is equal to -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, if n is equal to 3, then E3 is equal to -1.51 electron volt. If n is equal to 4, then E4 is equal to -0.85 electron volt. If n is equal to 5, then E5 is equal to -0.54 electron volt.
if n is equal to 6, then E6 is equal to minus 0.37 electron volt. Last, if n is equal to 7, if n is equal to 7, then E7 is equal to 0.28 electron volt. लिख लिया? अब देखो, ये जो चीज मैंने लिखवाई है यहां से बहुत ज्यादा नॉलेज भी मिलती है। क्या? ये मैंने कितने सेल ड्रॉ कर लिए? 1 2 3 4 5 सेल को ड्रॉ कर लिया एक बार, ठीक है। वैसे तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजिनरी सेल्स को तुम ड्रॉ कर सकते हो। पहले सेल का इलेक्ट्रॉन ये है, दूसरे सेल का ये है, तीसरे सेल का ये है, चौथे सेल का ये है, पांचवें सेल का ये है। तो तुम मुझे एक बात बताओ इस डिटेल को देख के कि सबसे ज्यादा बाउंडेड इलेक्ट्रॉन कौन सा है? फर्स्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को हम सबसे बाउंडेड इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और इसको निकालने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। और अगर मैं तुम्हें बोलता हूं कि फ्री इलेक्ट्रॉन कौन सा है, तो तुम कौन सा बोलोगे? लास्ट वाला जो सेल होता है, वैलेंस सेल, उसका जो इलेक्ट्रॉन होगा उसको हम बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन की जो नेगेटिव एनर्जी है पांचवें सेल की, वो है माइनस 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगर मुझे इस सेल को यहाँ, इस इलेक्ट्रॉन को इस सेल से अगर हटाना हो तो मुझे सिर्फ 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी पॉजिटिव में देनी पड़ेगी, और फिर वो अपने आप ही यहाँ से एक्साइट कर जाएगा, ठीक है। और अगर मैं इनफाइनाइट मानता हूँ, मान लो ये n की वैल्यू है इन्फिनिटी, ये एक ऐसा सेल है जो सबसे आउटर मोस्ट है और जिसके लिए n की वैल्यू इन्फिनिटी है, तो तुम बताओ यहाँ पर अगर एक इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करेगा तो उसकी टोटल एनर्जी कितनी होगी? क्योंकि 1 बाई इन्फिनिटी क्या होता है? 0। तो इसका मतलब इस इलेक्ट्रॉन की टोटल नेगेटिव एनर्जी है ही नहीं, जो कुछ है पॉजिटिव है, मतलब कोई एनर्जी ही नहीं है, 0। तो ये बिल्कुल ही फ्री इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, ठीक है। फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब कंपैरिजन से होता है। अब ये इलेक्ट्रॉन को अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन से कंपेयर करूं तो ये इलेक्ट्रॉन इसके मुकाबले में फ्री है। अगर मैं इसको इसके साथ कंपेयर करूं तो ये बाउंडेड है और ये इलेक्ट्रॉन इसके मुकाबले में फ्री है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन ही माना जाता है, क्योंकि वो न्यूक्लियस के साथ बहुत लेस टाइटली बाउंड होता है। और जो इंटरनल जो इलेक्ट्रॉन होता है, जो पहले सेल का इलेक्ट्रॉन होता है, वो बहुत ज्यादा टाइटली बाउंड होता है, उसको निकालना भी मुश्किल है और इसको निकालना आसान है। थोड़ी सी एनर्जी का जर्ब दो, वो इलेक्ट्रॉन वहां से निकल जाएगा, ठीक है। अब तुम मुझे बताओ सबसे ज्यादा एनर्जी किसके पास है? सबसे ज्यादा एनर्जी ये जो इलेक्ट्रॉन है ना इनफाइनाइट सेल के ऊपर E = 0, ये मैक्सिमम एनर्जी है। मिनिमम एनर्जी नेगेटिव में होती है और मैक्सिमम एनर्जी पॉजिटिव में होती है। इसकी एनर्जी, इसकी सभी की, ये सारी एनर्जी नेगेटिव में है और वो तो बाउंडेड एनर्जी है। और मैंने पूछा मैक्सिमम एनर्जी यानी पॉजिटिव एनर्जी किसकी ज्यादा है, तो तुम क्या बताओगे? जो इनफाइनाइट जो सेल होता है उसके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन होता है उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा है, यानी मैक्सिमम। क्लियर है? बाउंडेड एनर्जी अगर मैं मैक्सिमम पूछूं तो तुम बताओगे इस इलेक्ट्रॉन की, और अगर मैं तुम्हें वैसे ही पूछूं मैक्सिमम एनर्जी किसकी है पॉजिटिव में, तो तुम बताओगे आखिरी सेल के इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। वो पूछने का एक तरीका है और उसके हिसाब से तरीका होता है जवाब देने का कि पूछा क्या गया है उसके अकॉर्डिंग। क्लियर है? उसके बाद एक कंसेप्ट आता है और एक फॉर्मूला है। कंसेप्ट तो क्या है? सिंपल एक फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला अगले टॉपिक में काम आने वाला है। फॉर्मूला है वेव नंबर, जो कि तुम केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हो। एक होती है फ्रीक्वेंसी और एक होता है वेव नंबर। वेव नंबर को तो हम लिखते हैं न्यू बार से, और जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, फ्रीक्वेंसी को हम लिखते हैं न्यू से, ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पर सेकेंड, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड, यही होता है। इसकी जो यूनिट होगी वो होगी हर्ट्ज, ठीक है। अब बात है वेव नंबर की। वेव नंबर का मतलब है नंबर ऑफ वेव एडजस्टेड इन यूनिट लेंथ। मान लो इसकी जो लेंथ है ये 1 सेंटीमीटर है, दिखने में बड़ा ये पेन लेट कर लिया 1 सेंटीमीटर लंबा पेन है,
और इस पेन के अंदर कितनी नंबर ऑफ वेव्स एडजस्ट हो सकती हैं, उतनी नंबर ऑफ वेव्स को हम क्या बोलते हैं, वेव नंबर। अब जैसे कि एक एग्जांपल बताता हूं मैं तुम्हें, ये कमरा है, इस कमरे की जो लेंथ है, लेट कर लिया 1 मीटर है, ज्यादा नहीं लेट करते, यूनिट लेंथ ही मेजर करनी है मुझे, यूनिट लेंथ यानी 1 मीटर। और इस 1 मीटर लेंथ के अंदर यहां पर कितने स्टूल्स आ सकते हैं, मान लो एक स्टूल यहां, दूसरा यहां, तीसरा यहां, चौथा यहां, 15वां वहां, तो पूरी 1 मीटर की जो लेंथ है यहां पर 15 स्टूल्स आ सकते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूल्स अरेंज्ड इन 1 मीटर लेंथ ऑफ द रूम, बिल्कुल ऐसे ही है कि अगर 1 मीटर लेंथ अगर हम लेते हैं, या 1 सेंटीमीटर लेंथ अगर हम लेते हैं, या 1 मिलीमीटर अगर हम लेंथ लेते हैं, तो उस यूनिट लेंथ के अंदर कितनी नंबर ऑफ वेव्स एडजस्ट की जा सकती हैं, उतनी नंबर ऑफ वेव्स को हम क्या बोलते हैं, वेव नंबर, ठीक है। ये क्या है, इसको तो हम बोलते हैं नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पर सेकेंड, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड, नंबर ऑफ टर्न्स पर सेकेंड, ये सब बोलते हैं, जिसकी जो यूनिट होती है वो हर्ट्ज होती है या फिर पर सेकेंड होती है। लेकिन ये जो वेव नंबर होता है ना, ये नंबर ऑफ वेव्स होती हैं जो एक यूनिट लेंथ के अंदर एडजस्ट की जा सकती है, ठीक है। और इसकी जो यूनिट होगी वो भी पर सेकेंड ही होती है, यूनिट लेंथ के अंदर, पर मीटर, सॉरी पर मीटर, नंबर ऑफ वेव्स एडजस्ट इन यूनिट लेंथ, उसको हम बोलते हैं वेव नंबर, और इसकी यूनिट होती है पर मीटर। ये अंतर तुम्हें याद रखना है केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों के लिए, फ्रीक्वेंसी की यूनिट पर सेकेंड, लेकिन वेव नंबर की यूनिट पर मीटर। फ्रीक्वेंसी को हम लिखते हैं न्यू से, वेव नंबर को हम लिखते हैं न्यू बार से। फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू होती है वो होती है c/λ, याद है, लेकिन वेव नंबर की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/λ, ये अंतर है। और ये अंतर तुम्हें पता होना चाहिए था मेरे बताने से पहले, सबसे इंपॉर्टेंट अंतर तो ये है, याद रख लोगे, नोट करो इसको। कर लिया, उसके बाद एक फॉर्मूला आता है वेव नंबर का, और उसका हम डायरेक्ट यूज करते हैं न्यूमेरिकल के अंदर भी और थ्योरी के अंदर भी। वेव नंबर को हम लिखते हैं न्यू बार से, और इसका फॉर्मूला होता है r/z² इंटू 1/n1² माइनस 1/n2²। ये फॉर्मूला होता है किसी भी एटम के लिए वेव नंबर का। r का मतलब होता है राइडबर्ग कांस्टेंट, राइडबर्ग कांस्टेंट, और राइडबर्ग कांस्टेंट एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू फिक्स है, और इसकी वैल्यू होती है 1.097 इंटू 10⁻⁷ पर मीटर या मीटर इनवर्स। ये वैल्यू तुम्हें न्यूमेरिकली याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। वैसे तो क्वेश्चंस के अंदर गिवन होता है, क्वेश्चन पेपर की साइड में लिखा होता है, लेकिन फिर भी तुम्हें याद रखनी है कि राइडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू इतनी और इसकी यूनिट होती है पर मीटर, ठीक है। अब यहाँ पर z² है, z का मतलब कोई भी एटॉमिक नंबर किसी भी एलिमेंट के कोरिस्पोंडिंग एटम का, लेकिन हम मेनली अपने यूनिट के अंदर या फिजिक्स में, केमिस्ट्री में एक सिंपलेस्ट एटम यानी हाइड्रोजन एटम की बात करते हैं, तो इसलिए मैं z की वैल्यू को क्या पुट करूंगा, 1 पुट करूंगा फॉर हाइड्रोजन एटम, z की वैल्यू 1। जैसे ही मैं z की वैल्यू को 1 पुट करता हूं तो न्यू बार की वैल्यू कितनी आ जाती है, r 1/n1² माइनस 1/n2², ये आ जाती है। सीबीएसई के अंदर इससे रिलेटेड 3 साल पहले 2 न्यूमेरिकल आए थे, बेशक चेक कर लेना 3 साल पहले, तो इसके ऊपर जो न्यूमेरिकल है वो भी बताऊंगा कि किस तरीके का आता है। बिल्कुल सिंपल न्यूमेरिकल है, यूज करना आना चाहिए, केमिस्ट्री फिजिक्स आनी चाहिए तुम्हें, थ्योरी आनी चाहिए इसके न्यूमेरिकल को करने के लिए, न्यूमेरिकल जैसा न्यूमेरिकल नहीं होगा ये, ठीक है। अब बात है N1 और N2 की। N1 का मतलब होता है वो सेल जहां पर इलेक्ट्रॉन है। अब जैसे कि मैंने तुम्हें कल एक बात बताई थी, मान लो ये किसी भी रैंडम एटम का एक न्यूक्लियस है, इसके 2 सेल्स हैं, एक तो है n = 1 और एक है n = 2।
दो सेल है, इलेक्ट्रॉन पहले सेल के अंदर एग्जिस्ट करता है E1 एनर्जी के साथ, और मैंने तुम्हें कल भी बोला था कि इलेक्ट्रॉन एक मिनिमम एनर्जी के साथ अपने शेल में एग्जिस्ट करता है। तो ये जो शेल है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर इसकी एनर्जी है E1 और वो है मिनिमम। अब मैं चाहता हूं कि ये इलेक्ट्रॉन ऊपर जाए, ऊपर जाएगा, क्यों जाएगा? क्योंकि मैं इसको एनर्जी दूंगा। बिना एनर्जी दिए ये अपने आप नहीं जाएगा, क्योंकि ये बाउंडेड है। मुझे इसको थ्रेशोल्ड वैल्यू के बराबर या उससे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, hν। जैसे ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेगा, वो एनर्जी को गेन करते करते इसकी एनर्जी तो बढ़ेगी, वो हो जाएगा अनस्टेबल, वो यहां पर रह नहीं सकता, वो चला जाएगा ऊपर, यहां से गया ऐसे, ठीक है, जंप कर गया एक्साइटेड स्टेट में। वो बाहर भी निकल सकता था, वो डिपेंड करता है कि हम उसको एनर्जी कितनी दे रहे हैं। जरूरी नहीं कि पहले सेल से दूसरे सेल के अंदर ही एनर्जी जाए, पहले सेल से तीसरे सेल के अंदर भी इलेक्ट्रॉन जा सकता है, पहले सेल से चौथे सेल के अंदर भी इलेक्ट्रॉन जा सकता है, पहले सेल से छठे सेल के अंदर भी इलेक्ट्रॉन जा सकता है। वो डिपेंड करता है कि हम एनर्जी दे कितनी रहे हैं। एनर्जी थोड़ी देंगे, मिनिमम देंगे, तो पहले सेल से एक्साइट होकर दूसरे सेल के अंदर ही जाएगा इलेक्ट्रॉन। तो ज्यादा देंगे तो क्या पता तीसरे सेल के अंदर चला जाए, ठीक है। अब इसकी एनर्जी यहां पर हो गई E2 एनर्जी के साथ वो यहां पर आ गया, एनर्जी को गेन करके आया, लेकिन वो यहां पर ज्यादा देर तक रह नहीं सकता, 10⁻⁻8 सेकंड तक रहता है। उसके बाद उसको नीचे आना ही आना पड़ता है। उसके नीचे आने को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन। ये मैंने तुम्हें कल ही बताया था। ट्रांजिशन के अंदर दो फीचर्स होता है, ऊपर जाना इलेक्ट्रॉन का और ऊपर से नीचे आना, ट्रांजिशन कहलाता है ये, ठीक है। और जब इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आएगा ना, तो उतनी ही एनर्जी को रेडिएशन की फॉर्म में छोड़ के आएगा जितनी वो लेकर गया है। अब वो एनर्जी लेकर आएगा क्यों? क्योंकि एनर्जी लेकर तो वो ऊपर गया था ना, उतनी एनर्जी लेकर वो नीचे अगर आ गया तो वो अनस्टेबल था, अनस्टेबल ही रहेगा, अपने आप को स्टेबलाइज करेगा, एनर्जी को छोड़ेगा और मिनिमम एनर्जी के साथ वो ऊपर से नीचे आएगा, ठीक है। यहां तक की कहानी तो तुम्हें पता है, मैंने कल बता दी थी। अब नई कहानी क्या है? नई कहानी ये है कि ये जो इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी छोड़ के आ रहा है ना, ये जो एनर्जी है ये अलग अलग वेवलेंथ की हो सकती है, अलग अलग फ्रीक्वेंसी की हो सकती है, उनका रीजन अलग अलग हो सकता है। तो इसीलिए ये जो रेडिएशन जो छोड़ रहे हैं ना, वो एक स्पेक्ट्रल सीरीज बनाएंगे, स्पेक्ट्रल सीरीज। अब जैसे कि रेनबो बनता है, रेनबो ऐसे तुक्के से तो नहीं बनता, वो भी तो विबज्योर के रूल को फॉलो करता है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, इस रूल को फॉलो करता है। ये तो है नहीं कि V के आगे R आ गया, ऐसा तो नहीं होता। V यहाँ पर तो R यहाँ पर, और उसके बीच में मीडियोकर कलर होता है, रूल को फॉलो करता है ना, उसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रा। स्पेक्ट्रा का मतलब कलर्स का शेड्स। तो यहाँ पर ये जो स्पेक्ट्रा बनेगा, ऐसे स्पेक्ट्रल सीरीज को हम बोलते हैं लाइन स्पेक्ट्रल सीरीज। और इसी चीज को थॉमसन एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। ये जो स्पेक्ट्रल सीरीज निकल रही है वो लाइन की तरह निकल रही है, ऐसे लाइन की तरह, ठीक है। शेड्स नहीं बन रहा कलर का, बिल्कुल एक लाइन बन रही है। अगर मैं ऐसे बनाऊं, ये शेड है, ये ब्लू कलर है, ये दूसरा शेड है, ये ग्रीन कलर है, ये तीसरा शेड है, ये येलो कलर है। इसको तो हम बोलते हैं कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा, शेड्स स्पेक्ट्रा। लेकिन अगर मैं ब्लू कलर को लाइन से दिखा दूं, ग्रीन कलर को लाइन से दिखा दूं, येलो कलर को लाइन से दिखा दूं, तो इसको हम कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा तो बोलेंगे, लेकिन इसका एक दूसरा नाम होता है, इसको हम बोलते हैं लाइन स्पेक्ट्रा, ठीक है। और इसी लाइन स्पेक्ट्रा यहां पर निकलता है। अगर इलेक्ट्रॉन यहां था और यहां चला गया तो वो स्पेक्ट्रल सीरीज बनाएगा, और ऐसे स्पेक्ट्रल सीरीज को हम लाइन स्पेक्ट्रल सीरीज बोलते हैं, ठीक है। शेड्स स्पेक्ट्रल सीरीज नहीं बनता, लाइन स्पेक्ट्रल सीरीज बनता है। और इसी लाइन स्पेक्ट्रल सीरीज को जे थॉमसन एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, इसलिए वो फेल हुआ था, ठीक है। एक तो ये नई बात है, और दूसरी नई बात ये है कि जो एनर्जी वो छोड़ेगा ना, उसके हिसाब से 5 स्पेक्ट्रल सीरीज बनती है। लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पास्टल सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, स्टीफन सीरीज। एक छठी भी होती है, लेकिन वो हायर क्लासेस के अंदर पढ़ोगे, केमिस्ट्री में आएगा वो भी, फिजिक्स में नहीं, ठीक है। 5 ही हम पढ़ते हैं। तो ये जो स्पेक्ट्रल सीरीज जो बन रही है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक वेवलेंथ की रेंज होती है, एक फ्रीक्वेंसी की रेंज होती है, उनका एक रीजन होता है, और उनका एक वेव नंबर होता है। तो लाइमन सीरीज की अगर मैं बात करूं, तो लाइमन सीरीज की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, यानी फ्रीक्वेंसी रेंज कितनी होती है, पहली बात। दूसरी बात, लाइमन सीरीज की वेवलेंथ की रेंज क्या होती है। तीसरी बात, लाइमन सीरीज कौन से रीजन में लाई करता है। और चौथी बात, लाइमन सीरीज के कॉरेस्पॉन्डिंग वेव नंबर क्या है।
ये है दूसरी नई बात जो हम पढ़ने वाले हैं। और तीसरी नई बात है N1 N2। N1 का मतलब जहां पर इलेक्ट्रॉन है, N2 का मतलब जहां पर इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेकर जाएगा। पता चला? अब यहां पर N1 की वैल्यू है 1 क्योंकि इलेक्ट्रॉन पहले सेल के अंदर है, और यहां पर इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेकर गया दूसरे सेल के अंदर, तो N1 की वैल्यू है 1, N2 की वैल्यू है 2। लेकिन रियलिटी ये है कि ये जाएगा कहां पे, ये श्योर शॉट नहीं कह सकता। कोई नहीं कह सकता कि पहले सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन है तो दूसरे के अंदर ही जाएगा। श्योर शॉट रिजल्ट नहीं है ये, एनर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। एनर्जी कम देंगे तो क्या पता ये इलेक्ट्रॉन यहां से हिले ही ना, एनर्जी ज्यादा देंगे तो क्या पता इलेक्ट्रॉन यहां से पहले सेल के दूसरे सेल के अंदर चला जाए, और ज्यादा देंगे तो हो सकता है इलेक्ट्रॉन यहां से तीसरे सेल के अंदर चला जाए, अगर बहुत ज्यादा देंगे हो सकता है ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के वैलेंस सेल के अंदर चला जाए। वो डिपेंड करता है कि जा कहां रहा है, इलेक्ट्रॉन है कहां पे ये तो हमें पता होगा, ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेके जाएगा कहां वो श्योर शॉट नहीं कह सकते हम। इसलिए N2 की वैल्यू श्योर नहीं है। N2 की वैल्यू को हम हमेशा K पुट करेंगे। K की वैल्यू 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। क्लियर है? अब हम एक एक करके सीरीज पढ़ते हैं। लाइमन सीरीज की कुछ बातें हैं, बाल्मर की कुछ बातें हैं, सारी पढ़ते हैं। बहुत ही आसान सा कंसेप्ट है, लेकिन इसके ऊपर जो न्यूमेरिकल है उस पर पकड़ बनानी है, और जो मैं बताऊंगा हो सकता है तुम्हें पहले से ही पता हो, क्योंकि केमिस्ट्री के अंदर ये बहुत सीरियस ढंग से आता है। तो पहले तो है लाइमन सीरीज। इसके अंदर सारी छोटी छोटी बातें करनी है, ठीक है। यहां पे लाइमन सीरीज को बताने के लिए एक डायग्राम भी हम ड्रॉ करेंगे साथ के साथ, ठीक है। वो डायग्राम बिल्कुल आसान सा है। मान लो ये न्यूक्लियस है, हाइड्रोजन एटम के लिए ड्रॉ कर रहा हूं। ये है N = 1, ठीक है, और ये जो सेल है उसको हमने बोल दिया N = 2, इसको हमने बोल दिया N = 3, इसको हमने बोल दिया N = 4, इसको हमने बोल दिया N = 5, इसको हमने बोल दिया N = 6, और एक लास्ट इसको हमने बोल दिया N = 7, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट है लाइमन सीरीज, और ये याद रखना हाइड्रोजन एटम के लिए चल रहा है जो कुछ चल रहा है, और ये जितने भी सेल्स हैं वो इमेजिनरी सेल्स हैं। एक बात पता नहीं तुमने पढ़ी है या नहीं पढ़ी केमिस्ट्री में, गारंटी नहीं होती कि इलेक्ट्रॉन यहीं पर पाया जाए, सिर्फ प्रोबेबिलिटी होती है। हमें क्या पढ़ाया जाता है? हमें ये पढ़ाया जाता है कि ये न्यूक्लियस है और ये एक सेल है, इलेक्ट्रॉन ये है, यही पढ़ते हैं ना। पहली बात तो ये चीज हमें गलत पढ़ाई जाती है। क्या गलत पढ़ाया जाता है? कि ये जो शेल होता है ना वो कभी स्फेरिकल नहीं होता, इलिप्टिकल मैनर में होता है। पहली बात तो ये, और दूसरी बात क्या है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमेगा, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन यहां पर पाया जाए, कहीं और भी हो सकता है, ठीक है। हमारे 9 बजे इस रूम के अंदर होने की प्रोबेबिलिटी 1% है, 100% है। हम यहाँ पर 9 बजे दिन में मिलेंगे ही मिलेंगे हर रोज, लेकिन अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि रात के 11 बजे इस रूम में तुम्हारा होना, क्या कोई गारंटी वाली बात है? कोई गारंटी वाली बात नहीं है। हो सकता है तुम हो सकता है ना हो, ठीक है। वही बात है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की सिर्फ संभावना होती है, गारंटी नहीं होती, ठीक है बात। तो यहाँ पर संभावनाओं के साथ मैंने कुछ सेल्स ड्रॉ कर दिए, और ये प्रोबेबल सेल्स है, गारंटेड सेल नहीं है। अब यहाँ पर N = 1 है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे मैंने इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी, हो सकता है वो इलेक्ट्रॉन जंप करके N = 2 पे चला जाए, हो सकता है ये इलेक्ट्रॉन N = 3 पे चला जाए, हो सकता है ये इलेक्ट्रॉन N = 4 पे चला जाए, कहीं जा सकता है। N2 की वैल्यू फिक्स थोड़ी ना, लेकिन जहां पर भी जाए आएगा वो N = 1 पे, और यहाँ पर एक लाइन स्पेक्ट्रा तैयार हो जाएगा ऐसे वाला। अगर N = 1 से 2 पे गया तो भी नीचे आएगा, N = 1 से 3 पे गया तो भी नीचे आएगा, N = 1 से 4 पे गया तो भी नीचे आएगा, और जब भी आएगा एक स्पेक्ट्रल सीरीज बना के आएगा, और ऐसी स्पेक्ट्रल सीरीज को हम क्या बोलते हैं? लाइमन सीरीज। पता चला? लाइमन सीरीज के लिए अब हम लिखेंगे सबसे पहले वेव नंबर।
वेव नंबर न्यू बार, और वो होगा आर जेड स्केयर, जेड की वैल्यू तो 1 है, इंटू 1 बाई n1 स्केयर। n1 का मतलब जहां पर इलेक्ट्रॉन है। कहां पर इलेक्ट्रॉन, कहां पर है, n इज इक्वल टू 1, 1 का स्क्वायर माइनस 1 बाई इलेक्ट्रॉन n2। n2 कहां पर है, कोई गारंटी नहीं है, 1 से 2 पे भी जा सकता है, 1 से 3 पे भी जा सकता है, 1 से 4 पे भी जा सकता है। तो यहां पर मैंने लिख दिया k स्क्वायर। अब तुम बताओ k की वैल्यू क्या होगी, क्या क्या हो सकती है k की वैल्यू, k की वैल्यू 1 हो सकती है क्या, नहीं हो सकती, वो तो है ही है ऑलरेडी, इलेक्ट्रॉन तो 1 पे है ही। अब इलेक्ट्रॉन 2 पे जाएगा तो k की वैल्यू 2 हो सकती है, 3 पे ही जा सकता है तो k की वैल्यू 3 हो सकती है, 4 पे जा सकता है k की वैल्यू 4 हो सकती है। मतलब k की वैल्यू 1 को छोड़ के 2 3 4 5 6 7 कुछ भी हो सकती है। पता चला, कोई डाउट यहां तक। ये तो है लाइमन सीरीज। अगर मैं यहां पर r की वैल्यू को पुट कर दूं तो वेव नंबर आ सकता है, ठीक है। अगर हमें वेव नंबर पता चल गया तो हम इसको 1 बाई लैम्डा भी तो लिख सकते हैं, 1 बाई r 1 का स्केयर माइनस 1 बाई k का स्केयर। क्या हम यहां से लैम्डा निकाल सकते हैं, निकल सकता है। ये याद रखना, न्यू बार c अपॉन लैम्डा नहीं होता, 1 बाई लैम्डा होता है। तो अगर तुम्हें वेव नंबर पता चल गया तो उसका रेसिप्रोकल करके तुम लैम्डा भी निकाल सकते हो, ठीक है। इतनी बात है, पहली बात तो ये है। दूसरी बात है रीजन। ये जो स्पेक्ट्रल से रीजन कौन से रीजन के अंदर लाई करेगा, वो रीजन है यूवी रीजन। अल्ट्रावायलेट रीजन के अंदर लाइमन सीरीज लाई करती है, ठीक है। और उसके बाद है वेवलेंथ की रेंज। वेवलेंथ की रेंज होती है 91 नैनोमीटर से लेकर 122 नैनोमीटर। ये जो चीजें मैंने लिखी है ना 1 2 3, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। ये सीधे सीधे तुम्हें याद रखनी है। अगर मैंने ये लिखी है वेवलेंथ 91 नैनोमीटर से 122 नैनोमीटर तक लाई करती है, तो ये तो होगी लोवेस्ट वेवलेंथ और ये होगी हाईएस्ट वेवलेंथ, और इसी के ऊपर है न्यूमेरिकल। तुम्हें न्यूमेरिकली निकालना पड़ेगा लोवेस्ट वेवलेंथ कितनी है और हाईएस्ट वेवलेंथ कितनी है, तो वो तुम्हें निकालना पड़ेगा। और वेवलेंथ अगर है हमारे पास तो हम फ्रीक्वेंसी तो निकाल ही सकते हैं। फ्रीक्वेंसी का क्या फॉर्मूला होता है, c अपॉन लैम्डा। c का मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट और लैम्डा का मतलब वेवलेंथ। इसको मीटर में कन्वर्ट करो, यहां पर रख दो, फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज के अंदर आ जाएगी। तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ दोनों में से एक ही टर्म तुम्हें याद रखनी है। फ्रीक्वेंसी तो तुम्हें निकालनी आनी चाहिए, ठीक है। तो लाइमन सीरीज के अंदर 3 बातें बताई मैंने। एक तो है वेव नंबर, एक उसके कोरिस्पॉन्डिंग वेवलेंथ कैसे निकालेंगे, और एक है वेवलेंथ की रेंज। सीधा सीधा तुम्हें याद रखनी है ये वाली, और उसका रीजन यूवी रीजन। और अगर तुम्हें वेवलेंथ की रेंज की बने तो फ्रीक्वेंसी की रेंज तुम्हें निकालनी आनी चाहिए। ये है लाइमन सीरीज, पता चला, नोट करो इसको। हो गया, आगे चले। उसके बाद है बाल्मर सीरीज नंबर 2, बाल्मर सीरीज। सबसे पहली बात है बाल्मर सीरीज के लिए वेव नंबर, और उसका फॉर्मूला होता है r 1 बाई n1 का स्केयर माइनस 1 बाई n2 का स्केयर। मान लो अब इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 2 पे है, दूसरे सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन है, दूसरे से वो तीसरे पे जा सकता है, दूसरे से वो चौथे पे जा सकता है, दूसरे से वो 5वें पे जा सकता है, लेकिन जहां पर भी जाए आना उसको दूसरे पे ही पड़ेगा। तो स्पेक्ट्रल सीरीज ये बन जाएगी, और ऐसी स्पेक्ट्रल सीरीज को हम क्या बोलते हैं, बाल्मर सीरीज। और ये लाइन स्पेक्ट्रा है, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा या फिर शेड स्पेक्ट्रा नहीं है, ठीक है। तो यहां पर n1 की वैल्यू कितनी है, 2 का स्केयर माइनस 1 बाई k का स्केयर, और k की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 3 4 5 6 ऐसे हो सकती है, 1 2 नहीं हो सकती, ठीक है। वेव नंबर पता चल गया तो वेवलेंथ निकाल सकते हो। उसके बाद है रीजन।
ये विजिबल रीजन के अंदर लाई करता है। विजिबल रीजन का मतलब है वो रीजन जो हमारी आंखें डिटेक्ट कर सकती हैं, ठीक है। अब इसकी जो वेवलेंथ है उसकी एक रेंज होती है, वो होती है 365 नैनोमीटर से लेकर 656 नैनोमीटर तक। ये इसकी वेवलेंथ की रेंज है। इसके कोरिस्पॉन्डिंग तो फ्रीक्वेंसी की रेंज निकाल सकते हो। यहां पर एक खास बात है, एक क्वेश्चन भी तैयार होता है और एक खास बात भी है। ये जो वेवलेंथ की रेंज है ना, वो हमारे आई के लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। मतलब इस वेवलेंथ की रेंज को हम देख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बाल्मर सीरीज है ये हमारी आंखों के लिए विजिबल है। लाइमर सीरीज को हम नहीं देख सकते, बाल्मर सीरीज को हम देख सकते हैं, क्योंकि ये विजिबल रीजन के अंदर लाई करता है, इसलिए। पता चला। उसके बाद है थर्ड, पास्टन सीरीज। पास्टन सीरीज के लिए इलेक्ट्रॉन का सबसे पहले n=3 पे होना जरूरी है। अब मान लो n=3 है, यहां से इलेक्ट्रॉन 4 पे जा सकता है, यहां से इलेक्ट्रॉन 5 पे जा सकता है, यहां से इलेक्ट्रॉन 6 पे जा सकता है। आना उसको 3 पे ही पड़ेगा। तो स्पेक्ट्रल सीरीज बन गई ये वाली, और ऐसे स्पेक्ट्रल सीरीज को हम बोलते हैं पास्टन सीरीज, ठीक है। n1 की वैल्यू है 3, n2 की वैल्यू है k। तो इसके लिए जो वेव नंबर है वो है r 1/3 का स्केल माइनस 1/k का स्केल। और k की वैल्यू क्या क्या नहीं हो सकती, 1, 2 और 3 नहीं हो सकती, बाकी कुछ भी हो सकती। इसका जो रीजन है वो इंफ्रारेड रीजन है, IR रीजन है, ठीक है। और इसकी जो वेवलेंथ की रेंज है वो है 820 नैनोमीटर से लेकर 1875 नैनोमीटर। 820 नैनोमीटर से लेकर 1875 नैनोमीटर, इसके अंदर ये पास्टन सीरीज लाई करती है। वेवलेंथ की रेंज है, और वेवलेंथ की रेंज पता हो तो तुम फ्रीक्वेंसी की रेंज निकाल सकते हो, ठीक है। ये जो मैं बोल रहा हूं ना, ये बोलने में बहुत अच्छा लग रहा है, सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है। वेवलेंथ की रेंज गिवन हो तो फ्रीक्वेंसी की रेंज निकालने की प्रैक्टिस करनी है घर जाके कि कैसे निकलती है, ठीक है। और दूसरी बात, अगर तुम्हें वेव नंबर गिवन हो तो वेवलेंथ कैसे निकालते हो इसका रेसिप्रोकल करते हैं, वो सॉल्व करना आना चाहिए तुम्हें, ठीक है। ये तो न्यूमेरिकल है और इसकी प्रैक्टिस करनी है घर जाके कि फ्रीक्वेंसी की रेंज निकालोगे कैसे। नोट करो इसको। कल सभी मास्क लगा के आओगे। कर लिया। उसके बाद दो रीजंस और हैं। ब्रैकेट सीरीज, एक तो ये और एक है पिफट सीरीज। और ये याद रखना कि 5 नहीं होते, 6 होते हैं, लेकिन हायर क्लासेस में आएगा वो छठा। ब्रैकेट सीरीज के लिए हम सबसे पहले ड्रॉ करते हैं, और ब्रैकेट सीरीज के लिए सबसे पहले इलेक्ट्रॉन का चौथे सेल में होना जरूरी है। यह चौथा सेल, यहां से इलेक्ट्रॉन 5वें जा सकता है, 6ठे पे जा सकता है, 7वें जा सकता है, आना उसको चौथे पे ही है। तो सीरीज क्या बनी, ये बनी, इसको हम बोलते हैं ब्रैकेट सीरीज। इसके लिए n1 की वैल्यू कितनी होगी 4, और n2 की वैल्यू k की वैल्यू क्या क्या नहीं हो सकती, 1 2 3 4 नहीं हो सकती। तो वेव नंबर क्या हो सकता है, r 1/4 का स्केल माइनस 1/k का स्केल, यही हो सकता है। उसके बाद इसका रीजन, इसका जो रीजन होता है वो वही होता है जो इसका होता है पास्टन सीरीज का। क्या होता है पास्टन सीरीज का, क्या लिखा है
इंफ्रारेड। इसका जो रीजन होता है वो होता है नियर इंफ्रारेड रीजन। अब ये नियर का क्या मतलब है वो भी बताऊंगा, ठीक है। इसका रीजन तो है नियर इंफ्रारेड रीजन, और इसकी जो वेवलेंथ होती है, वेवलेंथ की रेंज वो वही होती है जो पास्टल सीरीज की होती है। क्या लिखवा रखा है? 820 नैनोमीटर से लेकर 1875 नैनोमीटर, ये लिखवा रखी है। अब बात यह है कि नियर इंफ्रारेड रीजन में क्या डिफरेंस है। एक तो है आईआर रीजन, एक है नियर इंफ्रारेड रीजन। आईआर रीजन का मतलब तो होता है कि वेवलेंथ उस पास्टल सीरीज की 820 नैनोमीटर और 1800 नैनोमीटर 75 नैनोमीटर के बीच में कहीं पर भी लाई कर सकती है। हो सकता है पास्टल सीरीज जो हमने बनाई थी उसकी वेवलेंथ 930 हो सकता है उसकी वेवलेंथ 1820 हो सकता है उसकी वेवलेंथ 1400 हो सकता है 1300 हो सकता है 1600, कुछ भी हो सकती है। लेकिन ये जो ब्रैकेट सीरीज आई है इसकी जो रीजन है वो है नियर इंफ्रारेड रीजन। नियर इंफ्रारेड रीजन का मतलब है जो ब्रैकेट सीरीज है उसकी जो वेवलेंथ की रेंज है वो 820 नैनोमीटर के आसपास ही मिलेगी। नियर, दूर नहीं होगी। हो सकता है 920 नैनोमीटर के आसपास हो सकता हो 1020 नैनोमीटर के आसपास हो सकता है 1120 नैनोमीटर के आसपास हो सकता है 1220 नैनोमीटर के आसपास हो। लेकिन ये नहीं है कि ब्रैकेट सीरीज की वेवलेंथ तुम्हें 1780 के आसपास मिलेगी, नहीं। नियर इंफ्रारेड रीजन का मतलब 820 नैनोमीटर के आसपास उसकी वेवलेंथ कहीं ना कहीं होगी, चाहे 920 हो, 1020 हो, 1100 हो, 1150, 1250, 1250 होगी 820 के आसपास, ठीक है। उसके बाद है पिफर्ड सीरीज। पिफर्ड सीरीज मैं डायरेक्टली यहां पर बना रहा हूं। ऐसे बनेगी क्या पिफर्ड सीरीज? पिफर्ड सीरीज के लिए इलेक्ट्रॉन का 5वें सेल में होना जरूरी है। 5 में से 6ठे पे जा सकता है, 5वें पे 7वें जा सकता है, कहीं पर भी जाए आना उसको 5वें पर ही पड़ेगा। और जो लाइन स्पेक्ट्रा बनेगा वो पिफर्ड सीरीज का बनेगा, ठीक है। तो इसके लिए जो वेव नंबर है वो है r 1/5 का स्केयर माइनस 1/k का स्केयर, और k की वैल्यू 1 2 3 4 5 ये नहीं हो सकती, 6 7 8 9 10 इंफिनिटी ये सब हो सकती है, ठीक है। और इसका जो रीजन है वो है फार इंफ्रारेड रीजन। ये बात तुम्हें बुक के अंदर लिखी नहीं मिलेगी। और इसकी जो वेवलेंथ की रेंज है वो भी यही होती है, 820 नैनोमीटर से 1875 नैनोमीटर। अब फार इंफ्रारेड रीजन का क्या मतलब है कि ये जो पिफर्ड सीरीज है इसकी जो वेवलेंथ है वो 1875 नैनोमीटर के आसपास मिलेगी, चाहे वो 1600 नैनोमीटर हो, चाहे वो 1650 नैनोमीटर हो, चाहे वो 1700 नैनोमीटर हो, चाहे वो 1850 नैनोमीटर हो, चाहे वो 1860 नैनोमीटर हो। 820 920 1020 इनके आसपास नहीं मिलेगी। ये फर्क है पिफर्ड सीरीज में, ब्रैकेट सीरीज में और इससे पहले पास्टल सीरीज में। पता चला, ठीक है। एक न्यूमेरिकल के लिए तुम्हें बात बता रहा हूं। ये जो वेवलेंथ है ना इसको हम बोलते हैं शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, और ये जो वेवलेंथ है इसको हम बोलते हैं लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। न्यूमेरिकल यही है कि हमें पिफर्ड सीरीज के लिए या इस सीरीज के लिए या उस सीरीज के लिए हमें शॉर्टेस्ट वेवलेंथ और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ निकालनी पड़ सकती है, या फिर हमें पिफर्ड सीरीज के लिए फलानी सीरीज के लिए, उस सीरीज के लिए, इस सीरीज के लिए हमें शॉर्टेस्ट फ्रीक्वेंसी और लॉन्गेस्ट फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ सकती है। और यही है सबसे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल जो हम अगली क्लास के अंदर करेंगे, ठीक है। नोट कर लो इसको।